बेसुध हालत में एक लड़की जिसके शरीर पर आधे हिस्से में कपड़े पहने हुए थे और उसके शरीर के आधे हिस्से पर कपड़े नहीं थे। वो लड़की करीब करीब 6.5 किलोमीटर का सफर करीब 1 घंटा 40 मिनट तक लगातार चलती चली जाती है। और ये दिल्ली का वो एरिया होता है जहां से हर समय हजारों लोग यूं ही गुजरते रहते हैं। पुलिस भी तैनात होती है, तमाम कैमरे देखते रहते हैं, लेकिन इतने देर के इस सफर के दौरान उस लड़की को न किसी कैमरे ने देखा, न किसी पुलिस वाले ने देखा और न ही किसी राहगीर ने देखा। लेकिन ये राहगीर, एक भला मानुस, एक सच्चा मानुस उस लड़की को देख लेता है, तब देखता है जब वो सड़क के किनारे पड़ी होती है। उस लड़की को अस्पताल पहुंचाया जाता है, तब पता चलता है कि इस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। अब इस बात की गूंज पुलिस के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस इस मामले को बिल्कुल भी दबा देती है, शांत कर देती है। इसमें एक महिला ऑफिसर होती है, महिला ऑफिसर का नाम होता है एसीपी ऐश्वर्या सिंह। जैसे ही उनकी नजर इस केस पे पड़ती है, वो कसम खाते कि जब तक उन अपराधियों को जेल के भीतर नहीं पहुंचा देंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। एक टीम बनाती है और टीम से वो बताती हैं कि यदि किसी को आराम करना है या किसी को खाना है तो जा सकता है। टीम में वही शामिल रहेगा जिसको आराम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। घटनाक्रम का खुलासा होता है न केवल पूरे दिल्ली के भीतर, बल्कि जहां जहां तक इस घटनाक्रम की गूंज फैलती है वहां वहां तक लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ये घटना निर्भया कांड की याद दिलाती है, वो निर्भया कांड जो पूरे देश भर को हिला के रख दिया था। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी से पढ़ तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, दरअसल यह घटना होता है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का काले खाका एक जगह पड़ता है, फुटपाथ का वो किनारा होता है। 11 अक्टूबर 2024 की रात करीब करीब 3:30 बजे के आसपास का एक घटना था। नौसेना के एक अधिकारी निकल करके जा रहा था, तब उसकी नजर फुटपाथ पर पड़ी हुई एक लड़की के ऊपर नजर पड़ती है। उस लड़की के शरीर पर आधे कपड़े थे और आधा से ज्यादा हिस्से पे कपड़े थे ही नहीं। और वो जब बहुत करीब जाकर के देखा तो उनके प्राइवेट पार्ट से लगातार खून निकल रहा था। वो सोचता है कि जरूर कुछ ना कुछ इस लड़की के साथ गड़बड़ हुई है। पुलिस कंट्रोल रूम को तुरंत ही कॉल करते हैं। पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। जैसे पुलिस मौके पर पहुंचती है, उस लड़की को लेकर के सीधा एम्स के अंदर पहुंच जाते हैं। एम्स के भीतर जब उस लड़की को भर्ती कराया जाता है, डॉक्टर लोग जब उसका इलाज करते हैं, उपचार करते हैं, जब उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो लड़की बेसुध थी, वो बोलने की स्थिति में कुछ थी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग के ऊपर भारी असर पहुंचा हो। जाहिर सी बात है, जब डॉक्टरों ने भी बताया तो कोई भी इस बात को समझ सकता है कि भारी असर क्यों रहा होगा। दरअसल उसके साथ बार बार बलात्कार किया गया था, सामूहिक बलात्कार किया गया था। कौन था, किसने किया, क्यों किया, ये सवाल कैसे तलाश करे, कैसे ढूंढे, कैसे पता करे, यही पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। पुलिस आखिरकार करे तो क्या करे। जब उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, वो लड़की बेसुध थी, वो कुछ बोलने की स्थिति में थी नहीं। मानसिक रूप से ऐसा लगता था जैसे वो पूरी तरह से बीमार हो गई है, लेकिन कुछ कह नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे। डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। डॉक्टर फिर से एक बात कहते हैं कि यदि वो नौसेना का अधिकारी अगर इस लड़की को नहीं देखता और वो उसको सही समय पे इसको अस्पताल तक नहीं लेकर के आते तो शायद ये लड़की मर जाती है, बच नहीं पाती। क्योंकि इसका जो खून था, इसके प्राइवेट पार्ट से जो खून निकल रहा था, काफी अधिक मात्रा में निकल चुका था। दिन प्रतिदिन लगातार बीत रहे थे, पुलिस वाले लगातार परेशान हो रहे थे। एसीपी ऐश्वर्या सिंह अब इस मामले की अगुवाई कर रही थी, इनकी जांच पड़ताल कर रही थी। वो सोचने पर काफी मजबूर होती है कि करे तो कहां से शुरुआत करे इस घटनाक्रम की, कैसे पता करे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कहां हुआ है, जिन्होंने इतना गंदा घिनौता कृत्य किया वो कहां मिलेगा। तभी एक आइडिया आता है, इस महिला सिपाही होती है, इस आइडिया में उस महिला सिपाही को सादा भर्ती में उस जगह पे भेजा जाता है। ऐसे बात करती है जैसे कि सोशल वर्कर हो, ऐसे बात कर रही थी जैसे कितनी हमदर्द हो। उस लड़की ने उस लड़की के साथ जाकर जिस लड़की के साथ गंदा घिनौता कृत्य हुआ था उसके साथ जाना, उससे बातचीत करना, उसको खाने का सामान देना, उसकी छोटी से छोटी चीजों का ख्याल रखना। अब उस लड़की जो थी, जो बेसुध थी, जिसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, उस लड़की को वो अपना हमदर्द समझने लगती है। और जैसे ही उसको अपना हमदर्द समझने लगती है, दोस्त समझने लगती है, तब जाकर के जोर जोर से वो रोने लगती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि शायद उसकी फरियाद सुनने वाला कोई पहुंच गया है। अब उस महिला सिपाही के सामने इस लड़की ने, जो कई दिनों से उसका लगातार इलाज चल रहा था, जिसके दिमाग का इलाज चल रहा था, शरीर का इलाज चल रहा था, उसने बोलना शुरू किया। उसने बताया कि वो ओडिशा की रहने वाली है और ओडिशा के भीतर उसने MSW यानी मास्टर ऑफ सोशल वर्क यानी एक कोर्स किया। इसको ये कोर्स जो समाज सेवा के लिए कोर्स करते हैं MSW, उस कोर्स करने के बाद उसने नर्सिंग का कोर्स किया। और इसी बीच में उसके एक दोस्त से उससे बातचीत हुई। दोस्त उसका दिल्ली में रहता था। दिल्ली वाले दोस्त उससे कहता है, अगर आपको अच्छा कैरियर बनाना है, आपको कुछ आगे बढ़ करके करना है, तो आप ओडिशा को छोड़ करके आप दिल्ली पहुंच जाइए। यहाँ पर बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, पर बहुत सारा काम किया जा सकता है। लड़की होनहार, होशियार, उसने जो कोर्स कर रखा था, उस नर्सिंग कोर्स हो या MSW, उस कोर्स के हिसाब से गरीब बच्चों का मदद करना शुरू कर दिया था, साथ ही गरीब महिलाओं को मदद करना शुरू कर दिया था।
ऐसे असहाय लोगों को मदद करना वो लड़की शुरू कर दी थी, जैसे मदर टेरेसा किया करती थी। इसी तरीके से उसकी जिंदगी लगातार आगे चल रही थी। लेकिन जिस दोस्त ने उस लड़की को दिल्ली बुलाया था, जिस दोस्त ने ये कहा था तुम दिल्ली आना, तुम्हारी मदद होगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे मौके मिलेंगे, बहुत सारा काम कर सकते हो, बहुत सारा जॉब है, वही लड़की उस लड़के को वो वैसे उसको ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं वो उसी के लिए जो कमाया हुआ खाती है उसी के यहाँ रहती है, करे तो फिर क्या करे, अब उससे थोड़ा दूर हटने लगता है। अब इस लड़की को ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर वो रहेगी तो शायद इसके साथ सही नहीं होगा, इसलिए अपने दोस्त की जगह को छोड़ा और वो किशनगढ़ के इलाके में पहुंच जाती है वो लड़की। वहां पर वो एक और व्यक्ति के साथ रहना शुरू कर देते हैं। अब वो भी समाज सेवा करती थी, गरीबों की मदद करती थी, असहायों की मदद करती थी। लेकिन वहां रहते रहते उस लड़की का जो मानसिक संतुलन था वो धीरे धीरे बिगड़ने लगता। अच्छी खासी पढ़ी लिखी MSW का कोर्स, नर्सिंग का कोर्स कर रखा था, ओडिशा से दिल्ली अपने कैरियर को बनाने के लिए आई थी। अचानक उसके मानसिक तौर पे वो तबियत खराब होने लगती है, तो अचानक से ऐसे ही निकल जाती है, चली जाती है। जुलाई 2024 के भीतर किशनगढ़ का वो इलाका छोड़ देती है और नन इस बात की शिकायत करती है जाकर के थाने के भीतर कि हमारे यहाँ पर एक लड़की रहती है, वो अचानक से चली गया। वो लड़की ने नया ठिकाना तलाश करना शुरू कर दिया, जैसे बस स्टॉप, जैसे ओवरब्रिज, जैसे रेलवे स्टेशन या फिर ओवरब्रिज के किनारे जो फुटपाथ होता है वहां पे। इस तरह से वो लगातार अपने जीवन को काटती चली जाती है, लेकिन वो नहीं जानती है कि दिल्ली सेफ नहीं, दिल्ली के भीतर कुछ भी हो सकता है। और करीब 10-11 अक्टूबर 2024 की वो रात होती है। रात के करीब करीब 9 बजे के आसपास की घटना थी, जब ये लड़की ITO राजघाट के पास थी। तभी रात के करीब करीब 9 बजे के आसपास का समय रहा होगा। उस समय दो व्यक्ति वहां पर आते हैं, एक का नाम प्रमोद और बाबू, जो दिल्ली के नरेला में अस्थायी रूप से रह रहा था। लेकिन अस्थायी रूप से रहता तो था, लेकिन अमरतर अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश का ये लोग रहने वाला होता है। शमसुल उर्फ राजू, जो गांधीनगर दिल्ली के भीतर अस्थायी रूप से रह रहा था, वैसे ये मूल रूप से रहने वाला बकरी चलौना बेगूसराय बिहार का होता है। इन दोनों की नजर पड़ती है। शमसुल नाम का जो व्यक्ति होता है वो दोनों पैर से विकलांग होता है, यानी ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, हाथ की भी हालत ऐसी होती है। दूसरा जो प्रमोद होता है वो भी राक्षस से कोई कम नहीं था। इस लड़की को अपने साथ लेके जाता है सुनसान झाड़ियों के पास, जहां पर मेट्रो स्टेशन है, उसी के पास कुछ जंगल है, झाड़ियां, उस झाड़ी के पास लेके जाते हैं। दोनों उसके साथ मिलकर के सामूहिक बलात्कार करते हैं। लड़की विरोध करने की स्थिति में इसलिए भी नहीं थी क्योंकि उसकी मानसिक जो आघात पहुंचा था किसी बात को लेकर के, वो लगातार परेशान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या है, क्या हो रहा है। दोनों मिलकर के उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य लगातार करते हैं। मन भर जाता है। उसके बाद इन दोनों के ऊपर, उस लड़की के ऊपर नजर पड़ती है एक ऑटो वाले की। ऑटो वाला DL1RAA9327 करके प्रभु महतो का ये ऑटो होता है, जो कि कोटला मुबारकपुर दिल्ली का रहने वाला होता है अस्थायी रूप से। लेकिन अस्थायी रूप से इसका घर होता है मोतिहारी गायघाट बिहार का रहने वाला होता है। उसने जब इन तीनों को देखा, इन तीनों को देखने के बाद उस लड़की को अपने ऑटो के अंदर बिठा लेता है। साथ ही वो जो दरिंदे जो थे, एक का नाम प्रमोद, दूसरे का नाम जो शमसुल, उनको भी अपने ऑटो के अंदर बैठाता। ऑटो में बैठाने के बाद इनको रिंग रोड फिरोज शाह कोटला की तरफ लेकर के जाते हैं। वहां पर एक किला होता है और किला के पीछे जो सर्विस मार्ग होता है उसके पास ले जाकर के फिर से इसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। तीनों मिलकर के उसके साथ तब तक वो गंदा और घिनौना कृत्य करते रहते हैं जब तक कि उनका मन नहीं भर जाता। उसके बाद अचानक वो अपने अपने जगहों पे वो लोग निकल जाते हैं। लड़कियां वहां रह जाती है। लड़की को जब होश आता है तब रिंग रोड से वो आश्रम की तरफ बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते करीब करीब सडाई काले तक पहुंच जाती है। 6.1 किलोमीटर, यानी करीब करीब इतने दूरी को अगर पैदल कोई रास्ते को धीरे धीरे चल के अगर सफर तय करता है तो करीब करीब 2-2.5 घंटे पहुंचेगा। यानी 3:15-20 पर इस लड़की के ऊपर एक नजर पड़ती है एक नौसेना के अधिकारी की। नौसेना के अधिकारी ने उस लड़की को देखा। उसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करता है। पुलिस अस्पताल लेकर लड़की को जाती है। अस्पताल में जब बातचीत नहीं हो पाती है तो एक महिला सिपाही इस लड़की से बातचीत करती है और पूरी कहानी उससे समझती है। और ऐसी स्थिति में 10 अलग अलग टीमें गठित की जाती है। ACP ऐश्वर्या सिंह के नेतृत्व में 10 पुलिस की टीम बनती है और ये बताया जाता है कि जिस किसी को भूख प्यास लगती है, जिस किसी को काम नहीं करना, वो टीम का हिस्सा न बने। बस यहाँ पर इस लड़की को इंसाफ दिलाना है और वही इस टीम का हिस्सा बनेगा। टीम ने अब काम करना शुरू किया। काम करने के बाद करीब करीब 700 सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाता है। 150 ऑटो वाले को पकड़ा जाता है, क्योंकि ऑटो की लीड तो मिल गई थी, साथ ही लीड मिली थी कि विकलांग लड़के की जो शमसुल विकलांग होता है। पुलिस अपना काम करती है। 21 दिन लगातार लगते हैं। पुलिस 21 दिन में लगातार उन दरिंदों तक पहुंच जाती है और उनको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। जब इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था
कि जैसे निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी, ये दरिंदगी जो हुई है ओडिशा की इस लड़की के साथ वो कम नहीं है। ओडिशा तक जब बात पहुंचती है, ओडिशा के मुख्यमंत्री दिल्ली के सरकार से, दिल्ली के पुलिस से लगातार बातचीत करते हैं और इस मामले में उचित कदम उठाने की मांग करते हैं। दोस्तों, निर्भया का जो दोषी होते हैं उनको तो फांसी के फंदे तक चढ़ा दिया गया था, लेकिन इस लड़की के साथ निर्भया जैसे कोई कम अपराध नहीं हुआ। देखने वाली बात आगे ये होगी कि क्या ये अपराधी फांसी के फंदे तक जाएंगे या फिर ऐसे ही कोर्ट कचहरी के चक्कर करते करते ये लड़की अपनी मजबूर होकर के अपनी हट जाएगी, चली जाएगी, और जो अपराधी होंगे कुछ दिन के बाद छूट जाएंगे। क्या ऐसा ही होगा या फिर निर्भया के दोषी की तरह इनको भी फांसी के फंदे तक चढ़ाया जाएगा? इस पूरे वीडियो के माध्यम से अधिकारियों से, पुलिस वाले से इस मामले को कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, इस आरोपियों को कम से कम समय में कड़ी से कड़ी सजा दिला करके वैसे मिसाल पेश किया जाए जैसे निर्भया के दोषी के साथ हुआ था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपने परिवार वालों को हमेशा ख्याल रखे। साथ ही वो नौसेना के अधिकारी जैसे किए वो सैल्यूट के हकदार है। साथ ही एसीपी ऐश्वर्या सिंह वो भी सैल्यूट के हकदार हैं। जो कोई भी, जो किसी भी व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अगर किसी व्यक्ति को अगर वो अधिकारी ऐसे मिल जाते तो उनको जरूर एक सैल्यूट करें। जाते जाते आपको बता दें, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।